सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब संदेश देने खड़े हुए तो पहला अध्याय जिन जिन लोगों ने गीता का पढ़ा होगा, तनाव का नाम, चिंता का नाम विषाद भी होता है, विषाद उसी का नाम है। अब हमारे भागवत गीता के अंदर जब हम जाते हैं तो भागवत गीता क्या कहती है कि अर्जुन को क्या हुआ? अरे धृतराष्ट्र ने तो प्रश्न पूछा संजय से और बैठ गया। संजय ने सुनाना शुरू किया और उन्होंने कहा अर्जुन विषाद योग। अर्जुन 48वां या 49वां श्लोक है कि इतने तनाव में आ गया, इतना चिंताग्रस्त हो गया कि ये काका, ये बाबा, ये मेरे विश्व पितामह, ये फलाना, ये सब मर जाएंगे तो सब क्या होगा, इनका युद्ध करके क्या करूँगा? इसको क्या कहोगे आप? तनाव ही कहेंगे इसको, हम चिंता ही कहेंगे कि उसको परिवार की चिंता है। पर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अर्जुन को परिवार की चिंता नहीं है, अर्जुन को तनाव नहीं है, वो तनाव के रूप में दिख रहा है, लेकिन चाहता वो ये है कि मेरे को राज्य भी मिल जाए। अब आज जो भी हैं आप अध्यक्ष हो ट्रस्ट के, तो सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन कल अगर यहाँ की जनता देखने वाली नहीं हो तो आपको सम्मान की क्या कीमत? तो अर्जुन की भी यही इच्छा है कि मैं राजा तो बनूं, राज्य भी चाहिए, राज्य का लोभ तो उसके साथ है ही। कृष्ण कह रहा है कि राज्य तो चाहिए, लेकिन राज्य ऐसे मिल जाए, खाली ज्ञान के बल पे मिल जाए, भक्ति के मिल पे मिल जाए, कर्म नहीं करना पड़े। तो बोले ज्ञान तो मेरे को राज्य चाहिए। अब वो राज्य कैसे मिलेगा? अगर ये सब मर भी जाएं और राज्य मिला भी तो देखने वाला कौन रहेगा? अरे मेरे काका बाबा मेरी उपलब्धि के अंदर लिए देखने वाले ना हों तो उस उपलब्धि की कीमत क्या है? मैं मेरे काका को क्यों साथ लेके आया यहाँ सुनने के लिए? मेरे काका काकी मेरे साथ आए, कम से कम मऊ जाके बात तो करेंगे ना कि उमेश जो ऐसा अच्छा नहीं बोला, खराब बोला, जो कुछ बोला। तो आदमी क्या है कि अर्जुन की भी यही अपेक्षा है। तो अर्जुन के तनाव को दूर करने के लिए जो सबसे पहला संदेश भगवान ने दिया, भगवान पहले अध्याय में कहीं नहीं बोलते हैं, दूसरे अध्याय में पहले श्लोक में कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके बाद गुण दोषों पे कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब तक अर्जुन ने उनकी शरणागति स्वीकार नहीं की, भगवान ने बोलना प्रारंभ नहीं किया, तो गीता का जो प्रादुर्भाव होता है, भागवत गीता जहाँ से प्रारंभ होती है वो प्रादुर्भाव गीता का होता है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। जो नियमित अध्ययन करते हैं वो पढ़ते होंगे, वहाँ उनने कहा है कि भाई कोई भी स्थिति का सामना करना है, अब तनाव है क्या? हमारी बुद्धि का और हमारे मन के टकराव की परिणाम है तनाव। तनाव कोई बाहरी चीज़ नहीं है। आपके मन में यदि बेटे को लेकर तनाव है, बेटी को लेकर तनाव है, परिवार को लेकर तनाव है, समाज को लेकर तनाव है, व्यवस्था को लेकर तनाव है, तो ये तनाव आप जहाँ जाओगे तनाव आपके साथ चलेगा। ये तनाव समाप्त नहीं होगा, तनाव आपके साथ चलेगा, चिंता आपके साथ चलेगी। जब तक कि आप उसको चिंतन के द्वारा नहीं दूर करोगे। तो भगवान ने चिंतन का क्या मार्ग बताया? एक ही श्लोक में उस बात को भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा कि असोच्यानंद वसोचस्तम प्रज्ञाम बादांश्च भाष्ये, असोच्यानंद वसोचस्तम प्रज्ञाम बादांश्च भाष्ये, गतांशुन गतांशुश्चम नानुशोचन्ति पंडिताः। असोच्यानंद वसोचस्तम, असोचनीय बातों के लिए सोचना नहीं चाहिए। किनको? असोच्यानंद वसोचतम प्रज्ञाम बाधा, प्रज्ञा कहते हैं विद्वान आदमी को, प्रज्ञाम बादांश भाष्ये, जिनकी विद्वत्तापूर्ण वाणी होती है, प्रज्ञाम बादांश भाष्ये, गतांशून गतांशुष्ठम नानुशोचन्ति पंडिता, जिसकी गति जैसे परमात्मा ने लिख रखी है उसकी गति वैसे ही होगी। तो इस बारे में अर्जुन तू पंडित होकर भी काहे को सोचता है, विद्वान आदमी है। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ, मैं भी तनाव नहीं छोड़ पाता हूँ, मैं भी चिंता नहीं छोड़ पाता हूँ, चिंतन भी जारी रहता है, लेकिन उसके बाद भी मैं अर्जुन के उस संदेश, अर्जुन को लिए दिए गया संदेश, अपने आप को अर्जुन की जगह खड़ा करके सोचता हूँ। जब कहीं नुकसान होता है कि यही परमात्मा की इच्छा है, यही परमात्मा की इच्छा है। तो ये तनाव को दूर करने का कारण ये है सबसे बड़ा। तो तनाव, यह तो हुई गीता शास्त्र की मैंने बात की। अब तनाव कितने प्रकार के होते हैं, अपन उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। विषय है ना, इस विषय से जुड़ा हुआ मामला है पूरा। तो तनाव सबसे बड़े 4 प्रकार के तनाव होते हैं। तनाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला तनाव कौन सा होता है? पहला तनाव होता है भौतिक चिंता। भौतिक चिंता को लेकर तनाव होता है। भौतिक चिंता का तनाव कैसा होता है? भौतिक चिंता उसको कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में किसी पदार्थ को लेकर के सोचता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, बाकी दुनिया कहीं जाए,
मुझे तो सिर्फ इसका ही लाभ चाहिए। ये कौन सा उसका तनाव है? भौतिक चिंता को लेकर तनाव है। किसी का बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया तो उसको लगता है कि वही क्यों हुआ, मेरा बच्चे को पास होना था। ये एक भौतिक चिंता का विषय होता है। अब भौतिक चिंता के अंदर और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, हम छोटे छोटे कई उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा तनाव का प्रकार होता है व्यवसायिक तनाव, व्यवसायिक चिंता। व्यवसायिक चिंता किसको कहते हैं? व्यवसायिक चिंता उसे कहते हैं जहां हम किसी से प्रतिफल की आशा रखते हैं, जहां हम किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं। जैसे अपेक्षा किसको कहें हम? ये कार्यक्रम आज किया, मालपानी जी ने ये कार्यक्रम किया, है ना। अब मालपानी जी ने कार्यक्रम इस अपेक्षा के साथ किया हो कि उमेश माहेश्वरी कभी कोई इंदौर मऊ में कार्यक्रम करेगा तो मेरे को बुलाएगा। ये बात अलग है कि मैं कार्यक्रम करता ही नहीं। तो ये शुद्ध क्या हुआ? ये व्यवसायिक दृष्टिकोण हुआ। इसको लेके इनको चिंता ये कि उमेश माहेश्वरी को बुला तो लें, लेकिन बाद में उसका होगा क्या, परिणाम क्या रहेगा। अपन इसको व्यवसायिक दृष्टि से सोचें। जैसे व्यवसायिक दृष्टि से क्या सोचें? व्यवसायिक चिंतन में एक सेठ साहब थे, व्यापारी समझ लो, सेठ साहब नहीं थे। उनके घर पे कोई संत महात्मा गए। संत महात्मा गए तो सेठ साहब थोड़े अनमने मन से मिले उनसे, और जो सेठानी थी व्यापारी के घर से, उसने कहा बड़े आजकल वैसा। बोले क्या हो गया ऐसा? तो बोले हुआ तो क्या, इस साल 5 लाख रुपए का फायदा हुआ है सेठ जी को, लेकिन सेठ जी को उम्मीद 10 लाख रुपए के फायदे की थी, लेकिन 10 लाख में से 5 लाख का फायदा कम हुआ तो उसको लेकर के ये चिंतित हैं। अब आप कल्पना करिए कि जिस आदमी को 5 लाख का फायदा हुआ, उसकी घरवाली कहती है कि फायदा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, 5 लाख का नुकसान हो गया, जहाँ मेरे को 10 लाख मिलना थे वहाँ मुझे 5 ही लाख रुपए का फायदा हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचेंगे? यानी आप ये सोचिए कि उस आदमी का व्यापारिक सोच किस दिशा में जा रहा है। अब ये सोच जो दोनों मैंने बताया, भौतिक सोच और व्यापारिक सोच, ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, ये नकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। और तीसरे प्रकार का सोच होता है व्यवहारिक सोच। व्यवहारिक सोच किसको कहते हैं? हम व्यवहार के मामले में किसी से सोच की अपेक्षा रखें तो व्यवहारिक सोच हो जाएगा वो। व्यवहारिक सोच क्या है? माता पिता ने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बच्चों को हमने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा रहे हैं। हमको हमारे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। उनके पिताजी ने उनको पढ़ाया लिखाया, हैदराबाद में सब किया, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे। और ऐसी स्थिति के अंदर ये क्या है, अब जब ये पढ़ा लिखा के इनको तैयार कर दिया तो फिर माता पिता की एक तो अपेक्षा रहती है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बने, हमारे को बुढ़ापे में ये लोग संभालें। और यदि वो बुढ़ापे के अंदर उनको नहीं संभालते हैं तो वो जो चिंता पैदा होकर तनाव उत्पन्न करती है वो व्यवहारिक तनाव कहलाता है। वो व्यवहारिक सोच और व्यवहारिक तनाव की परिधि के अंतर्गत आने वाला तनाव कहलाता है। चौथा, ये तो हुआ व्यवहारिक तनाव। चौथा तनाव होता है आध्यात्मिक तनाव। आध्यात्मिक तनाव क्या है? हम किसी विद्वान पंडित के दरवाजे गए, विद्वान पंडित ने कहा आप ऐसी ऐसी पूजा करिए नहीं तो ये हो जाएगा, आप ऐसा ऐसा करिए नहीं तो ये हो जाएगा। हमारे घर में हमारी माता जी ने, दादी जी ने कह दिया ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति के अंदर वो जो आध्यात्मिक चिंतन हमारा जो है वो हमको गलत दिशा के अंदर ले जाता है और वो आध्यात्मिक तनाव की परिधि के अंतर्गत आता है। अब ये तनाव तो हो गए, इन चारों प्रकार के तनावों को दूर करने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? भौतिक तनाव, यानी आदमी का चिंतन भी अलग अलग दिशा से सोचता है तनाव के बारे में, अलग अलग दिशा से चिंतन होता है। जो आदमी जिस व्यवसाय में होता है उस व्यवसाय से उसका चिंतन करता है। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा बाद में आखिरी में कि उसके अंदर किस तरह का उदाहरण होता है। लेकिन अब इन तनाव के अंदर क्या है? 4 लोग हैं। एक मान लीजिए कि अब कोई व्यक्ति सुबह सुबह किसी उद्यान के अंदर घूमने गया और उद्यान में घूमते घूमते उसने उद्यान में एक युवा लड़की की लाश को देखा। उदाहरण जरूर आपको हल्का लगेगा। एक लाश को देखा उसने, और लाश को देखने के बाद उसको लगा कि अब वो 25 साल का युवा है जो गया था घूमने। चिंता तो उसका भी माइंड पे तनाव आया कि ऐसा क्या हो गया था जो इस लड़की ने एक तरह से मर गई, शरीर छूट गया, और कम उम्र के अंदर युवा लड़की का। तो वो उसका चिंतन कहाँ से शुरू होगा?
कि यार अगर ये जिंदा होती तो मैं कम से कम इससे शादी कर लेता, मेरा घर बच जाता, मेरा भविष्य बन जाता। ये चिंतन की दिशा है। मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसा ही सोचेगा, ये मेरा काल्पनिक उदाहरण समझ के चलिए। तो वो पहला वो हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि वो निकल जाता है, उसके पीछे पीछे एक प्रोस्टिट्यूट, जिसको हम वारांगना कहते हैं हिंदी में, एक वेश्या कहते हैं, कि वेश्या जाती है पीछे पीछे घूमने उसके। वो देखती है उसको, डेड बॉडी को। उसके दिमाग में भी चिंता हो के तनाव, यार ये क्यों मर गई यार, बड़ी सुंदर महिला थी। और यदि ये सुंदर महिला थी और इसको कुछ भी था, तनाव दूर हो जाता, लेकिन चली गई। अगर जिंदा होती तो मेरे व्यवसाय को कोई प्रगति मिल जाती, इसको मेरे यहाँ ले जाती, काहे को गई है मर गई। ये चिंतन की दिशा उसकी है। वो उस व्यवसाय में है तो वहाँ का चिंतन है, उसको चिंता तो है लेकिन चिंतन की दिशा दूसरी है उसकी। तीसरा उदाहरण लें कि तीसरा एक कवि वहाँ से निकलता है, और कवि भी देखता है कि युवा महिला है, युवा लड़की है और इसकी मृत्यु हो गई है। वो देखता तो बोले चली गई, अब क्या करें। जीवित होती तो इसकी उंगलियों पे कविता लिखता, इसके चेहरे पे कविता लिखता, इसके होठों पे कविता लिखता, इसके पैरों पे कविता लिखता, इसके शरीर पे मैं कविता लिखता और श्रृंगार रस के अंदर अच्छी अच्छी कविताएं बनाता। उसका चिंतन कहाँ गया? उसका चिंतन उस दिशा के अंदर गया। और चौथा व्यक्ति एक वहाँ से संत निकलता है, साधु निकलता है, एक कोई साध्वी निकलती है और वो उस लड़की को देखती है। तो उस लड़की को देखती तो उसको क्या लगता है? लड़की को देखती उसको लगता है कि क्या शरीर था, सब कुछ ईश्वर ने दिया था, लेकिन उसके बाद शरीर चला गया। जिंदा रहता तो कुछ ईश्वर को याद करता, अपना परमार्थ सुधारती, अपना ईश्वर को सुधार लेती, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेती। तो चिंता तो एक ही है सबकी, तनाव एक ही है, लेकिन चिंतन की राह अपने अपने हिसाब से उसके अंदर बन जाती है। अब एक बार यदि आप में तनाव आ गया, चिंता ने तनाव, क्योंकि चिंता पहली अवस्था है, तनाव उसकी दूसरी अवस्था है। और चिंता के बाद जब तनाव आ जाए तो तनाव के अंदर उसको तनाव रहित होने के लिए हमको यदि आगे बढ़ना है तो चिंतन की दिशा में जाना पड़ेगा। अब चिंतन करने के तरीके कितने हो सकते हैं? मैं चिंतन करने के तरीकों पे आपसे बात करूंगा, समय हो जाए तो बता देना है, तो चलता रहेगा ये है ना। 4 बातें उसके बारे में कहूँगा मैं। सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमारे को, यानी हमारे दिमाग में 2 तरफ है। बाईं तरफ से हमारे को शायद विज्ञान, डॉक्टर साहब ज़्यादा जानते होंगे, बाईं तरफ से नकारात्मक विचार आते हैं शायद शरीर में हैं, और दाईं तरफ से नकारात्मक आते हैं, बाईं तरफ से सकारात्मक, एक दिशा से सकारात्मक और एक दिशा से नकारात्मक विचार आते हैं। और जब नकारात्मक विचार आते हैं तो वो ऑटोमेटिक आते हैं, उनको आमंत्रण नहीं देना पड़ता है, और वो आके अपना घर बना लेते हैं, अपने दिमाग में बने रहते हैं। वो सब आपका डोपामाइन और वो क्या, उन सबको कम करते रहते हैं, केमिकल्स को। तो वो नकारात्मक विचार है। दूसरी तरफ आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आते हैं। अब सकारात्मक विचार आते हैं तो वो आपको जीवन को दिशा देना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन तो कुश्ती लड़ता है, हमारी बुद्धि कुश्ती लड़ती है। उन्होंने कहा सकारात्मक विचार को छोड़ो, है नकारात्मक ही ठीक है, और नकारात्मक की दिशा को पकड़ के चलने लगते हैं। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक विचार, विज्ञान ये कहता है, विज्ञान ने ये कहा है कि 24 घंटे में हमारे दिमाग में 55,000 से 60,000 विचार आते हैं, और 55,000 से 60,000 विचारों में ज़्यादा संख्या किसकी रहती है? नकारात्मक विचारों की रहती है। और जब नकारात्मक विचारों की संख्या इतनी रहती है तो सकारात्मक की कम हो जाती है विचारों की। और इसमें से हमारे जो 60% विचार हैं वो भूतलक्षी होते हैं, जो समय बीत गया उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। अब उसके लिए आपके हाथ में बचा क्या है? आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है, उस तनाव को दूर करने की स्थिति में नहीं है। और 30% हम भविष्य के लिए सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाए तो अच्छा और वैसा हो जाए तो अच्छा, उस दिशा में करना कुछ नहीं चाहते हैं। तो 90%, अब 10% तो हम वर्तमान के अंदर ही जी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उपयोग हम कितना कर पाते हैं ये हमारे चिंतन का विषय है। अब वर्तमान का उपयोग करने के लिए हमको यदि चिंतन करना है या हमको तनाव से बचना है, चिंता से बचना है, चिंता नहीं चिंतन करना है, तो 4 बातें मैं आपके सामने रखूँगा। पहला है सकारात्मक सोच होना चाहिए आदमी का।
सकारात्मक सोच क्या होता है? सकारात्मक सोच ये होता है कि मैंने एक मकान बनाया, मकान में मैंने 50 लाख लगाए, 1 करोड़ रुपया लगाया, वो मकान बन के तैयार हो गया, और मकान बन के तैयार होने के बाद मैं कल या परसों वास्तु पूजन करके उसमें प्रवेश करने वाला हूँ। मेरा मकान है, मैं प्रवेश करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, और आज उस मकान के अंदर आग लग जाती है, वो मकान जल के खाक हो जाता है पूरा, तो मानसिक तनाव आएगा कि नहीं आएगा? मानसिक तनाव आएगा, चिंता पैदा होगी, इसे चिंतन शुरू होगा, और जब चिंतन शुरू होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा सकारात्मक सोच होना चाहिए। कोई मिलने आया, आप सरी का मिलने आया, मालपानी जी मिलने आया, बोले वकील साहब आपका मकान जल गया, बहुत नुकसान हो गया। तब मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा मालपानी जी मकान जल गया सो जल गया। तो वो सोचेंगे क्या बोल रहा है ये, 1 करोड़ का नुकसान हो गया, 50 लाख का नुकसान हो गया। अरे जल गया सो जल गया साहब, और कल या परसों के बाद आग लगती तो मेरा परिवार भी जल जाता उसके अंदर। ये तो हुआ सकारात्मक सोच। और नकारात्मक सोच क्या है कि मकान जल गया, छाती कूट रहे हैं अपन कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। तो ऐसी स्थिति में वहाँ सकारात्मक सोच आपका होगा तो मकान ठीक लगेगा। इसके बाद दूसरा, उसमें धैर्य होना चाहिए आपके लिए, धीरज होना चाहिए, संयम होना चाहिए। गुरु और शिष्य, मान लो भाई अशोक जी सोनी गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, हम दोनों गए कहीं घूमने के लिए, रास्ते में कोई नदी आई, नदी के किनारे रोके, उनने कहा जरा उमेश बाबू जाके 1 बाल्टी पानी ले आओ यार, अपन खाना वाना बनाएंगे यहीं खाएंगे। अब मैं पानी लेने गया, अब पानी लेने वहाँ गया तो वहाँ से बस मैं पानी लेने पहुँचा और एक बैलगाड़ी नदी में से निकली, पानी मटमैला हो गया, पानी गंदा हो गया। अब मैंने मन में तनाव भी आ गया, चिंता भी हो गई, गुरुजी ने पानी मंगाया और मैं ये 1 बाल्टी पानी यहाँ का ले जाऊँ तो कैसे लेकर के जाऊँगा पानी में यहाँ से? वो खाली बाल्टी लेके लौटा चिंताग्रस्त होकर के कि गुरुजी पानी तो मिला नहीं। वहाँ जाने के बाद सोनी जी ने मेरे को आधी घंटे इधर उधर की बातें करी, और बातें करने के बाद आधी घंटे के बाद उन्होंने कहा उमेश बाबू जरा बाल्टी उठाइए और वापस जाइए और पानी लेके आइए। आधी घंटे बाद मैं बाल्टी लेकर के गया, वहाँ गया तो पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका था। मैं बाल्टी भर के पानी लाया, पानी मैंने गुरुजी को, सोनी जी को, गुरुजी को दिया। उनने, गुरुजी ने पानी को तो देख लिया, पर मैंने ये कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को एक शंका पैदा हो गई, एक चिंता पैदा हो गई है कि ये पानी पहले गया जब गंदा क्यों था, और अब मैं बाद में गया तो ये साफ कैसे हो गया? तो बोले बेटा, बोले भैया उमेश जी, धैर्य रखने से हर चीज़ साफ हो जाती है। तनाव के अंदर आप रहोगे और कोई चीज़ पे विचार करोगे तो साफ नहीं होगी। धैर्य रखोगे, संयम रखोगे, धीरज रखोगे तो हर चीज़ साफ हो जाएगी। ये तीसरा हुआ। और तीसरा तरीका जो है, किस चीज़ का अभाव? हमारे को सहन शक्ति का यदि जीवन में अभाव है, हमको किसी ने गाली बकी और हमने तत्काल रिएक्ट कर दिया तो तनाव, चिंता सब चाली। और यदि हमने वहाँ धैर्य रखा और सहन शक्ति भी रखी साथ में, तो शायद उस गाली का असर नहीं आएगा। मुझे मेरी वकालत का एक किस्सा याद आता है। मैं वकालत में था, उस वकालत के अंदर जब मेरे सीनियर थे जस्टिस आशाराम तिवारी, उस समय वकील थे, तो होता क्या है, जब ये सोनी जी जानते होंगे, जेठलिया जी जानते होंगे, जिन लोगों के ऑफिस की वकालत अच्छी चलती है तो दूसरे वकील लोग उनके बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं बाहर के अंदर बैठ के। अब यहाँ है कि नहीं परंपरा मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो थी। तो अब वो कुछ बोल सब, तो कुछ बोलते रहते थे। तो मैंने एक दिन मेरे सीनियर को कहा, तो उनने 3 लाइन में मेरे को मतलब जीवन भर की एक बहुत बड़ी चीज़ समझाई। मैंने कहा, हम उनको दद्दू बोलते थे, वो यूपी के इटावा के पास के थे, मऊ में वकालत किए थे, हमारे पिताजी के जूनियर थे वो। तो मैंने कहा, दद्दू वो आजकल बाहर के अंदर आपके बारे में और बड़े वकील साहब के बारे में लोग ऐसा, बोले इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है तुमको काम से जो तुम सुनने जाते हो लोगों को वहाँ? तो मैंने कहा नहीं, सुनने नहीं, वो बोलते रहते हैं। बोले 3 आप जीवन भर के लिए 3 बातें अपने दिमाग में रखो, 3 बातें अपने आप दिमाग में रखो कि आपको सहन शक्ति होना चाहिए। बोले वो क्या है? वो दे में से लेट देम से, यानी वो कहते हैं, कहेंगे और कहते रहेंगे। अपने को अपने काम से काम रखना है, तो ये सहन शक्ति का आपको सामर्थ्य रखना पड़ेगा। तो तनाव की स्थिति के अंदर सहन शक्ति का सामर्थ्य हमारे के अंदर होना चाहिए। चौथा है
अब कई बार तो तनाव आ ही जाता है। आप गाड़ी लेकर सड़क से जा रहे हो, कोई व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा, पुलिया पे गाड़ी टकरा गई, तो अब इसको क्या मानोगे आप? जैन समाज के अनुसार, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, इसको एक कर्म का सिद्धांत है वहाँ पर, जिस पर वो धर्म चलता है, कर्म के सिद्धांत पे। अब कर्म के सिद्धांत पे जो धर्म चल रहा है, अब आपकी गाड़ी तो टकरा गई, किसकी गलती मानोगे? उस पुल की गलती है जो बीच में आ गया, उस सड़क की गलती है जो वहाँ बनी हुई थी, उस गाड़ी की गलती है जिस कंपनी ने गाड़ी बनाई, गाड़ी की या कंपनी की गलती कि ऐसी गाड़ी क्यों बनाई उसने? आप सीधे ड्राइवर को कहोगे कि ड्राइवर की गलती होगी, और ड्राइवर की भी कभी कोई गलती नहीं हो, तो इसको कर्म का सिद्धांत मानना पड़ेगा कि प्रारब्ध कुछ ऐसा होगा कि इस गाड़ी को टकराना था और चोट लगना थी, तो ये कर्म का सिद्धांत हो सकता है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि तनाव और चिंता को हम समाप्त नहीं कर सकते। चिंता और तनाव से बाहर आने के जो मार्ग हो सकते हैं, उस मार्ग की हम खोज कर सकते हैं। मार्ग, एक व्यक्ति था, वो सांसारिक व्यक्ति चला गया, उसको लगा घर में रोज शादी नहीं हो रही, इसका तनाव, फिर शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, इसका तनाव, बच्चे हो गए तो कमाने का तनाव, कमाने लगा तो और आगे का तनाव, तो उस पर तनाव पे तनाव बढ़ते गए। उसने देखा यार तनाव रहित जिंदगी कहाँ मिलेगी अपने को, तो उसने साधु संतों को, सन्यासियों को देखा कि ये तनाव रहित होकर के जीते हैं, तो उसने अपना घर बार एक रोज छोड़ा और घर छोड़ करके वो सन्यासी बन के साधु संतों की जमात में शामिल हो गया। वहाँ गया तो वहाँ और दूसरे तनाव पैदा हो गए, वो तो ख़त्म नहीं हुआ। वो तनाव क्या पैदा हो गया कि वहाँ रोज़ सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठना, फिर पढ़ाई करना, दूसरे अपने शिष्यों के साथ में कंपटीशन, और सबसे खतरनाक काम ये था कि गुरुजी और अपने लिए भिक्षा मांग के लाना गली गली जा कर के। तो उसको लगा यहाँ भी तनाव है, यहाँ भी तनाव के बिना अपन जी नहीं सकते। तो उसने कहा कि अब यहाँ से भी भाग चलें, तो निकल के भागने लगा। जब भागने लगा तो उसके गुरु ने उसको देखा रात में कि कहाँ जा रहा है, उसको रोका, इधर आओ। वो शिष्य आया, आने के बाद शिष्य को बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो तनाव मुक्त होने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर भी तनाव है। तो बोले तनाव है तो एक काम करो, आप तनाव को यहाँ छोड़ जाओ और फिर अपने घर जाना है, आप चले जाओ। बोले वो तनाव तो जाता नहीं। तो बोले ऐसे किसी आदमी को ढूंढ के लाओ जो आदमी तनाव में नहीं हो, जिसको कोई चिंता ना हो, ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ के लाइए। वो व्यक्ति जाता है, वो सुबह से शाम हो गई, 2 दिन हो गए, किसी से पूछता आपको तनाव है? बोले है। पता लोग अपने अपने किस्से सुनाने लगे, हर चिंता में है, हर आदमी तनाव के अंदर है। तो तनाव के किस्से सुन। बोले आपको कोई तनाव है क्या बेटा, आपको कोई तनाव है क्या? बोले तनाव क्या होता है? मेरे तो पेट में भूख है, भूख लग रही है। मतलब उसको भी भूख की चिंता है कि मेरे को खाने का नहीं मिल रहा है। इनने खाना वाना खिलाया, लौट के आए, इनने अपने गुरु को बताया, सन्यासी गुरु को, कि साहब कोई नहीं मिला, सब हर आदमी परेशान है अपने तनाव से और उससे। तो बोले तनाव की तो व्यवस्था आपको खुद को करना पड़ेगी। और उनने उनको कहा कि ये गीली लकड़ी का एक ढेर दिया उसको। बोले इस गीली लकड़ी के ढेर को आप जलाइए और इसको जला करके मेरे को बताइए। तो उसने बहुत देर कोशिश की, फिर उसने कहा बोले गुरुदेव ये लकड़ियाँ तो गीली है, जलेगी नहीं। तो बोले अगर ये लकड़ियाँ गीली है, जल नहीं सकती है, तो इसका आपके मन पे चिंता है, तनाव है कि गुरु आज्ञा का पालन कैसे करें। तो गुरु आज्ञा का ये पालन करना कि गुरु जी गीली लकड़ी में आग लगाने का बोले, तो उस समय आपके पास सूखी लकड़ी तैयार होना चाहिए। लकड़ी को सुखाने जितना समय नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर सूखी लकड़ी आप इकट्ठी करिए और सूखी लकड़ी को आप फिर जलाइए। और ऐसा ही प्रकार से उन्होंने यही उनको शिक्षा दी कि कुल मिला के ये तनाव जो है ना, वो शराबी के पास गया तो उसके अंदर तनाव था, वो बच्चे के पास गया तो उसके अंदर तनाव था, वो गुरुजी के पास आया तो अंदर तनाव था, परिवार में था तो अंदर तनाव था और चिंता थी। तो हम जहाँ भी तनाव और चिंता को बाहर ढूंढते हैं या उसका कोई मार्ग हम बाहर ढूंढते हैं कि चिंता हमारे को बाहर से आ रही है, ये बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर से आने वाली चीज़ है चिंता। तो इस चिंता के अंदर चिंतन के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। और चिंतन के लिए क्या है, भगवान ने कहा है, 2 जगह कहा है भगवान ने कि यदि कोई भी आपके ऊपर तकलीफ का काम है, एक तो 9वें अध्याय के और शायद 34वें श्लोक में उन्होंने कहा मन मना मन भक्त हो, और फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा है मन मना मत भक्त हो। दोनों जगह मन मना मत भक्तों का उपयोग आया है कि ये भैया अर्जुन सब चीज़ें छोड़िए, तनाव बनाओ, तू तो मेरे को अपने मन से भज, मेरे को याद कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरी पूजा कर, और बस तू तो यही कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। भगवान यही कहते हैं
कि जो कुछ तेरे पास नहीं है वो ला कर के मैं दूंगा। आप ये LIC कंपनी है, LIC वाले एक अधिकारी सुबह मिले थे मुझे समाज के। LIC का क्या है वो कोटेशन, योग क्षेमम वहम्यम, योग क्षेमम वहम्यम है ना। तो भगवान क्या कहते हैं उसके अंदर उसको कि भाई तेरे पास जो नहीं है वो मैं ला कर के दूंगा, और जो है उसका रक्षण करूंगा। तो आपका रक्षण करने का जिम्मेदारी तो उसकी, आप क्यों जिम्मेदारी लेते हो? आपको तो उसके साथ जैसा कहे, जहाँ विधि राखे राम तहाँ विधि रहिए, प्राणायाम करिए और आराम से सब अपने शरीर को संभालिए। बाकी तो जो आपके भाग्य में ईश्वर ने लिखा है, भाग्यम फलोति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, न विद्या, जब भाग्य फल देता है तो विद्या भी काम नहीं देती है, पुरुषार्थ भी काम नहीं देता है ना आपकी। बस जीवन के अंदर 5 चीज़ों को जिंदा रख के चलिए। अपने पास भगवान ने ताकत दी है तो आप अपने आप में पुरुषार्थ रखिए, आप अपने आप में पुरुषार्थ रखिए, अपने पुरुषार्थ पे विश्वास कीजिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की दिशा में प्रयास कीजिए। दुनिया के अंदर निर्भय होकर के निर्भयता के साथ जिए, और निर्भयता के बाद अपने स्वाभिमान को, सिर को नीचा कभी नहीं होने दें, स्वाभिमान के साथ आप जिए। और ये चारों चीज़ें मिलने के बाद आदमी तो शहंशाह हो जाता है। जिसके पास पुरुषार्थ है, निर्भयता है, स्वाभिमान है, महत्वाकांक्षा पूर्ण हो गई, वो तो शहंशाह हो जाएगा। उसके बाद इस समाज के प्रति, लोगों के प्रति उदार हृदय रखिए, और उदार हृदय रख के समाज की सेवा करिए। यही सबसे बड़ा तनाव को दूर करने का कारण है, करने का तरीका है, और उसी से आप उसको दूर कर सकते हैं। अब मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अब इस तनाव को दूर करने के कारण 4 लोग हैं, 4 तरीके से खोजेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के अंदर गरीबी में आया, गरीबी में चला गया, जिसको हम कहें अंधेरे में आया और अंधेरे में ही दुनिया से चला गया। उसने दुनिया को कुछ दिया नहीं, जीवन भर चिंता और तनाव में जिया, लेकिन चिंतन नहीं किया उसने। दूसरा व्यक्ति आया, प्रकाश में आया, सब कुछ था उसके परिवार में, घर में, समाज में, कुटुंब में, लेकिन उस सब का उसने उपयोग नहीं किया, चिंतन नहीं किया, और तनाव और चिंताग्रस्त होकर के वो सब कुछ समाप्त करके अंधेरे की ओर जाकर के वो दुनिया से प्रस्थान कर गया। तीसरा व्यक्ति वो है कि सब कुछ था और जो था आया उसको भोगा, और उसके संबंध में चिंतन कभी नहीं किया कि इसको बढ़ाया जाए, इसको आगे ले जाया जाए। तो वो उसके अंदर उसकी चिंता नहीं की, चिंतन नहीं किया उसने, न चिंता की। वो आदमी फिर प्रकाश से आया और प्रकाश की ओर चला गया, थोड़ा अच्छा न घटाया न बढ़ाया, जैसा था वैसा छोड़ के चल दिया। उसने भी दुनिया को कुछ दिया नहीं। डॉक्टर साहब, दुनिया में वो लोग सबसे बड़े होते हैं जो अंधेरे से आते हैं, अपनी मेहनत के ऊपर खड़े होते हैं, दुनिया को प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं, और प्रकाशित करने के बाद दुनिया के अंदर, उजाले के अंदर, इसको कहते हैं ना प्रकाश, दुनिया को प्रकाशित करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं, अंधेरे से प्रकाश की ओर आप बढ़ोगे तो आपको अपने आप मतलब इस संबंध में और पता लगेगा कि तनाव और चिंता आपको ज़्यादा सता नहीं सकती है। वो चिंतन प्रकाश की दिशा में चलता रहेगा, जैसा उसमें कहा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। न अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। और मृत्यु और मामृतम गमया, मृत्यु से हमारे को जीवन की ओर ले चलो। इस दिशा के अंदर जाने के लिए हम ईश्वर की आराधना करें तो तनाव मुक्त हो जाएंगे। इस बात को मैंने बहुत समय ले लिया, समय हो गया कि नहीं हो गया, समय पूर्ण हुआ, मेरा भी कथन समाप्त होने की अवस्था में है और मैं अपनी वाणी को विराम दूं उसके पहले मैं एक जैन मुनि की, दिगंबर जैन मुनि की 4 पंक्तियां हर मंच से बोलता हूं, वो आपके समक्ष भी आज चूँकि यहाँ पहली बार आया हूं तो वो 4 पंक्तियां भी आपके बीच में रखूँगा। वो 4 पंक्तियां हैं कि रात कुछ इस तरह से गुजारो कि सुबह दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहो। तनाव मुक्त होने का इलाज है ये। रात कुछ इस तरह से गुजारो कि सुबह दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहो, और दिन कुछ इस तरह से गुजारो कि रात को चैन से नींद आ जाए। दिन कुछ इस तरह से गुजारो कि रात को चैन से नींद आ जाए, और जवानी कुछ इस तरह से गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। जवानी कुछ इस तरह से गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा कुछ इस तरह से गुजारो कि किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। बुढ़ापा कुछ इस तरह से गुजारो कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। माननीय परम पूजनीय मुनि श्री पुलक सागर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये उनकी पंक्तियाँ हैं, मेरी नहीं हैं,
और इन्हीं पंक्तियों के साथ आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतना स्वागत सत्कार किया, मोमेंटो स्मृति चिन्ह दीजिए जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। और आप सब लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, मेरे अनुसार, बाकी आप सोचो, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप लोगों ने मुझे सुना और प्रेम दिया, स्नेह दिया। मैं मेरे स्वयं की ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सभी लोगों का, आयोजकों का, इस ट्रस्ट का, संचालकों का, संयोजिकाओं का और सबका आभार मानता हूँ। सोनी जी का आभार मानता हूँ कि इनकी उपस्थिति में मुझे आज इतना बोलने का अवसर मिला। आदरणीय डॉक्टर साहब का अभिवादन करता हूँ कि आपके सम्मान समारोह के निमित्त से ही मेरी तीर्थ यात्रा भी हुई और मेरे को यहाँ पर अवसर भी मिला, समाज के मुखातिब होने का अवसर मिला। तो मेरा ये मानना है कि समाज जो है, राजस्थानी समाज, ये हमारे जीवन की सुरक्षा की 100% गारंटी है। ये किसी के आगे आपको हाथ नहीं पसारने देगा। राजस्थानी समाज जो भी हो, जैन हो, महेश्वरी हो, अग्रवाल हो, विजयवर्गीय हो, खंडेलवाल हो, गवई हो, कोई हो, ब्राह्मण हो, राजस्थान तरफ का है तो वो आपको सब मिलेगा। और ये अध्यक्ष महोदय का और उपाध्यक्ष महोदय का, रात को भी आए थे, रात्रि से परेशान थे, इन सबका भी आभार मानता हूँ। पुनः आभार मानते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा समय लिया हो तो क्षमा चाहता हूँ। कि आपके इस पूरे मार्गदर्शन से हमने क्या प्रेरणा ली है कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। आपने अपने मनोगत में मार्गदर्शन किए इन नैतिक मूल्यों को हम हमारे जीवन में ढालने का संकल्प लेते हैं। इस मार्गदर्शन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत खुशी का दिन है। वर्ष 2000 में जब श्री सत्यनारायण कालानी स्मृति सेवा ट्रस्ट का पहला सेवा गौरव समारोह संपन्न हुआ, उसके सत्कार मूर्ति श्री राधेश्याम जी अट्टल का बहुत दिनों के बाद हमें दर्शन हुआ। मैं उनसे विनंती करता हूं कि वो मंच पर पधारे। आज के समारोह के अध्यक्ष श्री सतीश जी सोनी से विनंती करता हूं कि वो उनका स्वागत सत्कार करें। श्री राधेश्याम जी अट्टल साहब। आप सभी के करतल ध्वनि के बीच आज यहाँ ये सत्कार होने जा रहा है। सत्कार मूर्ति श्री अपने नांदेड़ निवासी ओम सेठ पोकरना साहब यहाँ पर पधारे। उनसे भी विनंती करता हूँ कि वो मंच पर पधारे। श्रीमान ओम प्रकाश जी पोकरना साहब। आपके करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। नमस्कार। मुझे लगता है समय काफ़ी हो गया है तो लोग थोड़ा सा, फिर भी अब अध्यक्ष बोल के बनाया है तो मुझे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। सत्यनारायण जी कालानी स्मृति सेवा ट्रस्ट का ये 24वां गौरव पुरस्कार समारंभ, इस कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति सुशील शिवलाल जी राठी, आपके जो अलग अलग संस्था से जुड़े उसका उल्लेख मैं टाल रहा हूँ, लेकिन एक बात का उल्लेख उनके भाषण में रह गया था। हम बैठे बैठे बात कर रहे थे कि उन्होंने सबका उल्लेख किया, लेकिन वो शीतल गोविंद जी काबरा परिवार का उल्लेख रह गया था। शिल्पा कमल जी मोदी परिवार का, ससुराल उनका जो है लासुर का, उनका रह गया था। द्वारकादास जी मंत्री परिवार का रह गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो जिन लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, वो विश्व परिवार। और मैं बोलूँगा एक सहकारी संस्था जिससे आप जुड़ गए उसका भी रह गया था, वो भी, जो कि मैं सहकारिता वाला आदमी हूँ। तो उन सभी का मैं डॉक्टर साहब की ओर से उनकी इसमें जो आभार ऋण व्यक्त करना रह गया था, मैं वो कर रहा हूँ कि स्टेज का समय हो, हम वापस वेस्ट नहीं करना चाहते। इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता भाई जस्टिस उमेश चंद्र जी का
इतना बढ़िया व्याख्यान सुनने के बाद अब सतीश सोनी का रुका सूखा भी फिर भी स्टेज की गरिमा है, वो हिसाब से मुझे बात करनी है आप लोगों से। आज कालानी ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई घनश्याम जी मालानी और उपाध्यक्ष चार्टर अकाउंटेंट साहब बैठे हैं मेरे बाजू में, और उपस्थित कोषाध्यक्ष राजगोपाल जी मानधने, रितेश जी जैन, जिनके विशेष निमंत्रण से या बोलो कहने से मैं आया, भाई अशोक जी सोनी। अशोक भाऊ है कि नहीं? मैं देख रहा स्टेज पे देख रहा अशोक भाऊ को, अशोक वो नीचे दिख रहे हैं। मेरे मित्र डॉक्टर विवेक जी नावंदर, राजेश जी शर्मा, डॉक्टर किशोर जी मंत्री, राजगोपाल कालानी, इसके ट्रस्ट के पदाधिकारी, और मुझे जो सामने चेहरे दिख रहे हैं, शैलेश दिख रहा है, शैलेश लाहौटी डिप्टी कलेक्टर है, हमारे साथ काम करता है। शैलेश जरा लोगों को तेरा चेहरा तो बता दे भाई। तोष्णीवाल जी के साथ बड़ा अच्छा संपर्क रहा मुंदड़ा जी के जमाने में मेरा। तोष्णीवाल जी पहले पुरस्कार प्राप्ति रह चुके आपके। गोवर्धन जी बियाणी को देख रहा हूँ, अपने नांदेड़ वाले हमारे दिलीप भाऊ के संधि साहब। दिलीप, आप नांदेड़ से पुरस्कार के लिए आए कि हमको मिलने आए? हमको मालूम मिले कि एक गोदावरी समाचार के हिसाब से अपने को एक अच्छा हो गया। और अनुजा सोमानी, डॉक्टर जयप्रकाश जी मुंदड़ा की बेटी शायद यहाँ होगी, ऐसा मुझे लगता है। इन सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। और दूसरा, मेरे ख्याल से मेरे मित्र एक आए हुए दिलीप मोरे। दिलीप मोरे है क्या इधर? दिलीप मोरे परभणी कृषि विद्यापीठ है। और राठी सर का मुझे फोन था, जिन्होंने मुझे आज पढ़ने योग्य बनाया। राठी सर भी शायद मुझे बोले थे मैं कार्यक्रम में मिलूंगा। दिलीप मोरे जरा दिखा दो चेहरा भाई लोगों को। ये प्राध्यापक दिलीप मोरे मेरे क्लासमेट है, हमारे ग्रुप के नेता है, मेरे खास मित्र है। उपस्थित पत्रकार समाज के भाई बहनों, मेरा गांव का नाम है करजगांव, जिला अमरावती। जहां मैं पैदा हुआ उसको अपने भाषा में बोलते जन्मभूमि। और मैं जहाँ पढ़ा लिखा बड़ा हुआ और जिसके वजह से मुझे पद मिला वो है परभणी। तो मैं सर्वप्रथम, ये मेरी ज्ञान भूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि कर्म को बोलते हैं, ये मेरे लिए शिक्षा प्राप्त भूमि, जहाँ से मैं आज बड़ा होके आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, वो परभणी को मैं नमस्कार करता हूँ। और परभणी में आप आए हुए सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आज मालपण जी की वजह से मुझे परभणी आके आपके समक्ष कुछ बात करने का मौका मिला। कुछ लोग बोलते थे बीच में, बनी तो बनी, नहीं तो परभणी। हमारी तो परभणी ने लॉटरी लगा दी। आज 81, दिलीप मोरे यहाँ साक्षीदार है, 81 से हम साथ में हैं। 81 में परभणी आया, 33 ईयर्स हम साथ में फ्रेंडशिप किए। बाकी आज मेरे सर्विस को ज़्यादा हो गए, लेकिन परभणी ने जो सिखाया पढ़ाया, वो लोग बोलते बहुत जगह कुछ होता, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो परभणी ने हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, प्रेम दिया। गाँव से संबंध कम, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा। तो वो कर्मभूमि को सलाम करते हुए मैं अपने शब्दों को आगे बढ़ता हूँ। आज डॉक्टर सुशील जी का अपने इतना सम्मान किया, कालानी ट्रस्ट के बारे में सबने बताया, फिर से उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वही वो। तो कालानी जी को मैं प्रणाम करता हूं कि उनके स्मृति में उनके परिवार ने ये ट्रस्ट का कार्यक्रम आगे किया। डॉक्टर साहब, चार पंक्तियां आपके लिए मैं पहले ही बोलना चाहता हूं, बाद में रह जाए। काम करे ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलने का निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस तरह जियो कि मिसाल बन जाए। इस तरह से डॉक्टर साहब से भी पहली बार परिचय हुआ, उनसे बात कर रहा था, देखते हुए लगा कि ये आदमी बिल्कुल मानव सेवा ही माधव सेवा, इस ढंग से काम करने के इच्छुक है। उनकी युक्ति से दिख गया कि उनको जो पुरस्कार दिया उसमें उन्होंने राशि ऐड करके और कुछ समाज के देने की बात करी। राशि छोटी बड़ी ये नहीं होती है, उसमें मन बड़ा होता है। तो डॉक्टर साहब ने वो मन दिखाया। और एक बात मैं इसके पहले बोला हूं कि आप सहकारिता से भी कुछ काम करते हो। मैं सहकार विभाग में 33 ईयर्स मेरी सर्विस दिया, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार से कमिश्नर कोऑपरेशन तक के काम किया। इसके पहले एक बार मुझे योग आया था, औरंगाबाद के पास गांव है, वहाँ एक कोऑपरेटिव फर्स्ट हॉस्पिटल का हमने उद्घाटन किया था, डॉक्टर लाहने मैंने। उसके बाद एक हमारे मंत्री थे सुभाष जी देशमुख, उन्होंने मुहिम चलाई कि अपने को कोऑपरेटिव हॉस्पिटल बनाना है। अभी तक के बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 15-20 तो भी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल महाराष्ट्र में है। अमरावती में भी एक धनवंतरी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर टीबी राठी चलाते थे। बहुत ज़्यादा इसमें प्रगति नहीं हुई है,
ओम प्रकाश जी देवड़ा हिंगोली वासी, जिन्होंने एक मल्टी स्टेट बैंक सबसे बड़ी बनाई थी बम्बई में, उस वक्त कुछ डॉक्टर लोगों ने मिलकर एक मल्टी स्टेट हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट मंजूर किया, आगे बढ़े, लेकिन कारणवश देवड़ा जी की बैंक को तकलीफ हो गई। बाद में उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल कोऑपरेटिव बनाने का सपना देखा था। तो मुझे देवड़ा जी का भी स्मरण आता है कि वो आदमी ने इतना अच्छा काम किया। चिंतन करो चिंता नहीं, क्यों माहेश्वरी जी, आपका क्या कहना है? चिंतन करो चिंता नहीं, एक मेरे ख्याल से एक स्वामी विवेकानंद जी का बुक है। शिकागो में उन्होंने जो अलग अलग लेक्चर्स दिए या उसके संग्रहित एक बुक का नाम है चिंतन करो चिंता नहीं। उसमें विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए 25 अलग अलग लेख जो था उसका संग्रह है। उसमें जो संग्रह में जो प्रसिद्ध हुए उसमें मानवता, समता, संदेश का जो दिया है, मेरे को लगता है कि डॉक्टर साहब के लिए ये बात लागू है। अपन रामकृष्ण मिशन बोलो या स्वामी विवेकानंद बोलो, कहीं भी जाओ, आखिरी बड़े लोगों ने जो विचारवंत हो गए उन लोगों ने क्या अपने को बताया कि समता का संदेश अपने को देना है और वो हिसाब से अपने को ये काम आगे बढ़ाना है। हम सभी कोई महान कार्य नहीं करते, लेकिन छोटे मोटे कार्य से भी अपनी प्रेरणा दे के अपना काम आगे बढ़ता है। राजकारण में रह के समाजकारण, जैसा मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया था कि राजकारण में है तो समाजकारण जैसा सेवा। मैं डॉक्टर जयप्रकाश जी मुंदड़ा का प्राइवेट सेक्रेटरी था, जो पेशे से डॉक्टर थे और डॉक्टरी करते करते राजकारण में आए और अच्छा काम करने लगे। उन्होंने मुझे यही सिखाया, 95 से 2005 साल उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था मैं, कि राजकारण में रह के समाजकारण जो पॉसिबल है करो और फल की अपेक्षा मत करो। वो हिसाब से उनके साथ 5 साल करने का मौका मिला। वो परभणी जिले से थे, उस वक्त परभणी जिले का विभाजन होकर परभणी और हिंगोली 2 जिले अलग हुए। विचारधारा और इसके बारे में माहेश्वरी जी बता रहे थे कि मेरे हिसाब से अपने दुनिया में 3 प्रकार की विचारधारा चल रही। माहेश्वरी जी आपने 4 बताए गीता की, अभी 3 मुझे लगती है। एक तो है विकृति, दूसरा है प्रकृति और तीसरा है संस्कृति। विकृति के बारे में क्या कहना है? जो विकृति वाला क्या करते का, जो बोलता मैं दूसरे का छीन कर मैं कैसे मेरा पेट भर लूँ या खा लूँ। जैसे शराबी ने बोला आपके कि भाई मेरे को कल की चिंता है, मुझे कल कहाँ से पैसा मिलेगा शराब पीने के लिए। प्रकृति जो है अपनी, उसमें क्या आहे की भाई तू तेरा देख मैं मेरा देखा, मोरे साहेब तुम्ही तुझं बघा मी माझं बघतो, हे आपली प्रकृति। कि बा तुम तुम्हारा ठीक है, खुश है, समाधानी है, भाई झाड़ पौधे खेत खलियान सब अपन है। इन लोगों में भाई तू तेरा देख मैं मेरा। और तीसरा है संस्कृति। माहेश्वरी जी के बोलने में जो बार बार आया वो संस्कृति है कि भाई पहले लोगों का कल्याण, लोक सेवा, लोगों का अपन कैसा भला कर सके फिर अपना भला करे। उस संस्कृति में यहाँ अपना एक मारवाड़ी समाज, माहेश्वरी समाज आज जी रहा है, ऐसा मुझे लगता है। माहेश्वरी जी बात बरोबर है? तो अपने को ये संस्कृति में जीना है, जो विकृति और प्रकृति में न जाते हुए। आज एक कालानी पुरस्कार जो यहाँ इतना बड़ा आयोजन किया, 24वां, अरे 1, 2, 3, 4, 5 तक के आदमी थक जाते कर जाते। अब 24 साल की परंपरा है, मुझे लगता है एक परंपरा चलनी चाहिए कि इसके 50 साल भी आ जावे, 100 साल भी आ जावे तो क्या बुरा नहीं है, लेकिन उसको लेने वाली एक टीम चाहिए। वो टीम वर्क यहाँ जो अभी देखा मैंने कि टाइम पे भी बरोबर उन्होंने, तोषनीवाल जी तो मेरे परिचित है, लेकिन ओम सेठ पोखरना आ गए, उनका भी बरोबर ध्यान रख के सत्कार किया, दरक जी है उनका किया। एक एक्नॉलेजमेंट है कि इन लोगों को ये पुरस्कार मिला और वो लोग फिर से वापस यहाँ तक के आपके प्रोग्राम में आए। इसका मतलब ये कालानी पुरस्कार जो है वो अच्छे ढंग से आप अच्छे सुचारू ढंग से कर रहे हैं। और इसीलिए सभी कार्यकर्ता, विशेषतः आप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी मंडल और कालेगानी परिवार का मैं अभिनंदन करता हूं, सत्कार करता हूं। अब जिस समाज की बात इसके पहले कर रहे थे, मारवाड़ी समाज, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल, ओसवाल सब समाज से है। अब हम माहेश्वरी ज़्यादा दिख रहे हैं ये है, लेकिन एक बताता हूँ कि माहेश्वरी समाज को एक शिव पार्वती से एक विशेष जीन मिला है। उनका डीएनए वैसा बना है कि वो समाज सेवा में जुड़े हैं, 100% जुड़े हैं। क्योंकि आज कोई भी इंस्टीट्यूशन देखो आप, कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखो, कोई रोटरी देखो, लॉयन देखो, कहाँ जाएंगे आप, वहाँ आपको माहेश्वरी मारवाड़ी मिलेगा ही। मेरे ख्याल से ये बात से सहमत है तोषनीवाल जी? म्हणजे सब लोग दुनिया के हैं, लेकिन अपने लोग संख्या में 16 लाख की संख्या पूरे देश में होते हुए भी सब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के अपनी अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज गौशाला के बारे में मैंने जब आंकड़े लिए, अभी इतना बड़ा गौशाला का काम चल रहा है, गाय बचाने का काम चल रहा है, 75% गौशाला के संचालक में मारवाड़ी माहेश्वरी लोग काम कर रहे हैं। ये बात भी उतनी डोंके के साथ अपन ने सही करनी चाहिए।
ये बात कल मोदी जी के घर में गाय का वो बच्चा पैदा हुआ बोल के नहीं बोल रहा, वो तो उनके यहाँ चल रहा है, उनकी बात है। प्रश्न ये है कि गौ सेवा गोधन के अपने समाज में जिसको महत्व दिया है उसके लिए अपन इतनी कोशिश कर रहे हैं। वो परसों मुंद्रा जी से बात किया जो अपने गोवंश के अध्यक्ष बनाए हैं। एक इगतपुरी में, एक निर्वाणा में एक बहुत बड़ा गायों के लिए आश्रम चल रहा है, मैं भी थोड़ा सा उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपन ने ये गोवंश बचाने में भी अपने समाज का बहुत बड़ा हाथ है। आज अपन जो बोल रहे हैं, पहले मेरे 3 विचारधाराएं, 3 प्रकार के लोग हैं समाज में। एक सीनियर जो 60+ हो गए, एक बीच में के मीडियम, मतलब हमारे, मैं भी 60 के ऊपर जा रहा हूँ लेकिन 45 to 60 वाला, और एक नीचे वाला। ये बहुत बड़ा गैप है। मुझे छोटे बच्चों को जो बोलते हैं अपन कि भाई 5 साल हो गया तो जनरेशन बदलता है, पहले हम बोलते थे 15 साल बदलेगी जनरेशन बदलता है, अब तो बोलते 5 साल नहीं, साल साल में जनरेशन बदलता है, विचारधारा बदलती है। तो लोगों ने सीनियर को कैसा ट्रीट करना, मीडियम वालों को कैसा करना, अपना करना, एक बहुत बड़ा परिवर्तन की बात है। अब परिवर्तन क्या चाहिए, किसको चाहिए? अभी देखो सामने मेरी माताएं बैठी है, बिल्कुल पदर लेके सर पे है। वो जाजू जी, श्री कृष्ण जाजू ट्रस्ट के वो चल रहा था कि नहीं अभी घूंघ तो हटाओ थोड़ा दिन रास्ते, अभी कुछ तो दिख रही है। बाद में चला था भाई कि साड़ी पहनना चाहिए, साड़ी वाले ड्रेस पे आ गए। अब बोलने का टाइम आया, भाई साड़ी कना तो पहनो, तो ड्रेस ही ड्रेस पहन के घूमो। तो भी यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। मैं बम्बई रहता हूँ इसलिए शायद मेरे बोलने में कुछ फर्क पड़ गया कि बम्बई में साड़ी से मिलना लेडीज अपनी मुझे बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब लोगों को बोलना पड़ेगा भाई अपनी संस्कृति साड़ी कभी तो पहनो। तो ये तनाव है, बदल है, ये चिंता है, ये सब समाज के चिंतन के विषय है और अपनों को उस हिसाब से काम करना है। ये कालानी ट्रस्ट के बारे में बताया जिनको पुरस्कार मिला। अभी रिसेंटली श्यामजी सोनी के बेटे ने एक अधिवेशन मुंबई में रखा था, उसका नाम था नेक्स्ट जस्ट बिजनेस कॉन्क्लेव। वहाँ अपने देश भर से करीबन 130 अलग अलग युवा लोग और इन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए क्या हो सकता है। ये मारवाड़ी जनरेशन इतनी फास्ट है तोषनीवाल जी कि क्या क्या करेगी क्या नहीं। एक उदाहरण देता हूँ, वहाँ जो प्रेजेंटेशन हुआ मैं दिन भर था, एक धनश्री मानधनी बोल के लड़की है जालना की, कोई जालना से आया है क्या इधर? एक धनश्री मानधनी बोल के लड़की है, 21 साल की उम्र है। उसने एक सलाम किसान नाम का एक पोर्टल चालू करके वहां के करीबन 500 फार्मर को जोड़ के उनकी उपजीविका को आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रोजेक्ट किया। उसकी कंपनी की वैल्यूएशन आज 400 करोड़ रुपए होगी। आप सोच नहीं सकते कि एक 21 साल की लड़की 3 साल की पढ़ाई करके आने के बाद और काय के लिए काम कर रही है, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। उनका स्प्रेइंग ड्रोन से करो, उनको अच्छी सीड दो, उनको अच्छा काम दो। एक उनका किसान सलाम किसान कंपनी थी और एक कंपनी जो ड्रोन से पावर करती है। एक इनोवेटिव काम है, समाज के लोग फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। वहाँ कोई समाज का अपनी माहेश्वरी बच्ची है बोल के कौतुक कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मैंने देखा सुना कि ऐसे भी लोग अच्छी तरह से समाज में काम कर रहे हैं। टैक्सेशन में जाओ, आज सुबह मैं ट्रेन से आ रहा था, देवगिरी एक्सप्रेस 5.5 घंटा लेट थी। मालपण जी ने बोला कि आप औरंगाबाद उतर के आ जाओ। मुझे लेने एक लड़का आया, उसका नाम मालपानी। तू क्या करता भाई? तो बोले मैं सीए हूँ और औरंगाबाद में 350 सीए है। 350 सीए माहेश्वरी समाज के औरंगाबाद में है। 15 साल पहले मैं ओसिया में एक माहेश्वरी समाज के सम्मेलन में गया था, सोनी परिवार का। तो हमारा स्पीच हुआ, नीचे बुलाया, तो मुझे करीबन 15 से 20 सीए मिलने आए। बोले टैक्सेशन का काम देखते हैं। मतलब इतने सीए ओसिया जैसे गांव में कैसे हो गए? बोले ओसिया में साहब उस वक्त मुझे बताया कि 185 सीए है, नए नए कायदे, नए नए कानून और बनिया की खेती है। बोले हिसाब संभालने वाले तो चाहिए घर में कोई ना कोई। तो इतने सीए, इतने अकाउंटेंट, न्यूज टीचर, समाज में जो परिवर्तन चल रहा है सब यही हिसाब से चल रहा है। आज मारवाड़ी समाज कोई जॉब सीकर नहीं है। शैलेश काम कर रहा है नौकरी, मैं किया नौकरी, लेकिन वी आर जॉब गिवर। बड़े बड़े संस्थाएं आज देखो, जहाँ से मैं अमरावती में पढ़ा, बीजलाल बियाणी कॉलेज से लगा के देखो तो अपने लोगों ने बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की, अच्छा योगदान किया, अच्छी तरह से काम कर रही है। उसी समाज से मैं एक हूँ, इसका मुझे गौरव है। एक छोटे से गांव से आके अपने को इतनी बड़ी तरक्की मिली, इस छोटे चीज का मुझे खुद अपने आप में गौरव है। मारवाड़ी समाज एक दानशूरता के बारे में है। ये ट्रस्ट ने पैसे दिए बोल के नहीं बोल रहा, कहाँ दानशूरता में कमी है? हर जगह में है कि कहाँ धर्मशाली खड़े करने हैं, कहाँ क्या करना है, लेकिन उसको चलाने वाला, संभालने वाले की थोड़ी कमी पड़ रही है। उसके लिए चिंतन की आवश्यकता है। आज का विषय था चिंतन। धर्मशाला तो बना दिए, स्कूल तो बना दिए, वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलना, मेंटेन करना, ये भी अपनी जवाबदारी है।
अभी आप बोलेंगे ये बातें यहाँ क्यों आ रही है, क्योंकि ट्रस्ट का कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम, बोलना चाहिए। अपनी जीवन शैली के बारे में मैंने पहले बताया, बदल रही है। जब मैं छोटा था, आज करीबन 7-8 साल 9 साल का करेजगांव में रहता था, तो पहले क्या था, घर में बाथरूम लैट्रिन घर के बाहर, कम से कम मुझे टॉयलेट तो बाहर रहता था, ये घर के अंदर थोड़ा चल के जाओ करो। बाथरूम घर में है, उसमें एक साबन, लाइफ बॉय हमाम जो साबन है साबन, एक तौलिया, घर में के सभी नंबर से नहाते थे, वही तौलिया सुखाते थे, उसको पहनते थे और काम चल जाता था। बाहर का भी आदमी आया, तोशनीवाल जी आए तो भैया ले भैया साबन है, ये नहा ले, बाकेट पानी रह रहा है देख ले। अभी क्या हो गया, अभी पहले जो अपने पूर्वज बोलते थे कि टॉयलेट प्लेस घर के बाहर, अभी सबसे अंदर आ गई। पहले एक था, अभी हर कमरे, जितने कमरे घर में उतने टॉयलेट बाथरूम आ गए। तीसरी बात, पहले एक साबन थी, अब तो बोलते माथारा नहाउन रो भाई शैम्पू अलग है, बॉडी ने लगाने बॉडी वॉश अलग है, हमका केस गड़े तो अलग है, 3 प्रकार आ गए। और टॉवल भी 2-4 प्रकार के आ गए। अपन मुझे ये बताना ये नहीं है कि वो पहले अच्छा था कि ये अच्छा था। जैसी संस्कृति बदल रही है, जैसे लोग बदल रहे हैं, सुविधा बदल रहे हैं, अपन बदलना चाहिए, लेकिन अपने को इतना भी बदलना नहीं है कि अपने को अपने मूल संस्कार अपन भूल जावे और सब सिर्फ उस चीज़ों के पीछे लगे रहे। मुझे लगता है ये, इसलिए मैंने बात बताने की कोशिश की कि सिर्फ अवडंबर के पीछे न लगते हुए जो रियल में नीड है, जो काम है अपन ने, वो हिसाब से अपन काम करें तो आज सबसे अच्छा रहेगा। डॉक्टर सुशील जी को आज अच्छा पुरस्कार मिला, उनसे बात पहली बार की, बड़ा अच्छा लगा। आपसे एक 2-3 चीज़ों की मुझे अपेक्षा है आज का कार्यक्रम का अध्यक्ष होते के नाते या समाज के नाते। आप डॉक्टरी पेशे में इतना अच्छा काम कर रहे हो, नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, सेवा है, सब है। लेकिन आप जिस नांदेड़ जिले में काम करते हो, गवर्नमेंट अपना अपना काम करेगी, गवर्नमेंट के पास यंत्र जो भी रिसोर्सेस है मर्यादित है। क्या आप एक जिला दत्तक लेके आपके हेल्थ कार्ड बना सकते हैं क्या? जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें एक समाज बोल के नहीं पकड़ना है, उसका हेल्थ कार्ड बनाओ, उसका बीपी, शुगर, आईसाइट, ओबेसिटी, उसका एक्शन प्लान की किन लोग को क्या जरूरत है और उनको जैसा जेनरिक मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन पर किस प्रकार के देवे, ऐसा एक जिले का प्लान लेके हेल्थ कार्ड यदि बना सकते हो, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपका कार्यकर्ताओं की टीम है और भी पुरस्कार देने से आपका कद ऐसा ऊंचा बढ़ गया कि आपको और काम करने का उत्साह सब लोग देंगे तालियां बजा के आपको कि आपको और आगे काम करना है। तो ऐसा अपन कुछ कर सकते हैं क्या? बीपीएल में जो लोग हैं उनके लिए कुछ स्ट्रांग एक्शन प्लान बना के उनको मेडिसिन पहुंचा सकते हैं क्या? गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई लेकिन लोगों को मिल नहीं पाती उसको, तो और उन लोगों के लिए जहां तक कि अपना मेडिकल एड प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंच रहा है, आज अपने पास 2 पैसे है, नाम है, बच्चे कमा रहे हैं, तो यू कैन स्पेंड सम टाइम एंड मनी फॉर दिस। यदि ये करते तो अच्छा है। इसके साथ ही साथ जो स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ आप जो संस्था से जुड़े हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो स्कूल में क्यों नहीं जा रहे, क्या अड़चन है? या पढ़ाने की सिस्टम में गलत है, या उनको घर पे माँ बाप खाने पीने के रोजी के लिए उनको भेज रहे हैं? क्योंकि लड़कियों का एजुकेशन 100% फ्री है। उनके लिए क्या कर सकते हैं? पढ़ाई के अलग तरीके डेवलप कर सकते हैं क्या? कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला के बच्चों को इंटरटेन कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते क्या? यदि मेडिकल कार्ड और बच्चों के 2 प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हैं ऑलरेडी, म्हणजे लोग लेते हैं, म्हणजे आप पे बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है। तो ये इसी कुछ बातें अपन करें तो मुझे लगता है डॉक्टर सुशील जी ये पुरस्कार के लिए बहुत बड़ा सार्थक होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको जो जमे उसमें का आप करिए, ऐसी मेरी है। परभणी में पढ़ते पढ़ते मैं विद्यापीठ में था तो हमारे एक थोड़ी छोटी सी स्कीम थी, उसका उल्लेख करना चाहूँगा, अर्न व्हाइल लर्न। हम पढ़ते थे, हमको जो मर्यादित पैसे आते थे, हमारे एक नागर गुजे सर थे कि भाई बेकरी थी वहाँ पढ़ाते थे, कोई टेक्नोलॉजी पढ़ाता था कि भाई तुम प्रयोग करते करते भी कुछ बन लो कर लो तो तुम 2 पैसे कमा लोगे, क्योंकि हमारा पॉकेट मनी छोटा था। ये स्कीम आजकल बहुत कम हो गई। तो ऐसे भी कुछ स्कीम अपन कर सके कि बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते कुछ काम करके पैसा, अमेरिका इधर लंदन में ये सब चीज़ में कि सब जो पढ़ते बच्चे उनको काम करते हैं, इस प्रकार सा भी काम कुछ अपन समाज के माध्यम से कुछ कर सके तो ये सब मुझे लगता है कि अच्छा होगा। मुझे 15 मिनट बोलना था, 17 मिनट हो गए हैं, तो मैं अभी मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा मनस्थित मेरे को लगता है कि मुझे जो, लेकिन फिर से एक बार ये कालानी ट्रस्ट के जो परिवार के लोग हैं उनको, यहाँ आए हुए सभी उनके पदाधिकारियों को और मुझे बुलाया, मेरे 2 शब्द सुन लिए,
उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे आने में थोड़ा देर हुआ, फिर भी व्यवस्था उन्होंने ऐसी की कि मैं समय पे पहुँच पाया, इसीलिए उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर साहब का फिर से अभिनंदन करते हुए मेरे कार्यक्रम की रजा लेता हूँ। नमस्कार। सर, आपने आपके मार्गदर्शन में हमें जो प्रोत्साहन दिया कि सदाबहार वक्तृत्व को नमन करती है आपके सदाबहार व्यक्तित्व को। इस वर्ष के समारोह में सम्मिलित अतिथि और उनके मार्गदर्शन से हमारे समाज को जो बोध और सीख मिली है वो अटल बिहारी जी के शब्दों में बयां करना चाहते हैं। उजियारे में अंधकार में, कल कहर में बीच धार में, उजियारे में अंधकार में, कल कहर में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा समाज के साथियों, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह समारोह आप सभी के स्नेह प्यार से सम्मिलित होकर संपन्न हो रहा है। आपके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पण करने तथा आभार प्रदर्शन करने निमंत्रित करते हैं ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सीए श्री अनूप जी शुक्ला। माननीय श्री अनूप जी शुक्ला। आज के इस समारोह की गरिमामय अध्यक्षता करने के लिए विशेष परिश्रम लेकर यहाँ पधारे माननीय श्री सतीश जी सोनी साहब, जो मूलतः परभणी में ही शिक्षित एवं दीक्षित हैं और अपनी से शिक्षा भूमि की चाह उन्हें यहाँ तक खींच लाई। भारतीय रेल ने जरूर थोड़ी कार्यक्रम में बाधा डाली, लेकिन एक अच्छे अध्यक्ष की तरह, एक जिम्मेदार अध्यक्ष की तरह वे समय पर पहुँचे। हम आपके इस प्रयत्न के लिए हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। समाज के प्रति जो आपका चिंतन आपने आगे रखा, हम सभी को उस चिंतन से अवगत कराया और हम ये मानते हैं कि आप कार्यपालिका में भी रहते हुए समाज के सद्गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज के प्रमुख वक्ता न्यायाधिपति श्री उमेश चंद्र जी माहेश्वरी, माँ अहिल्या की कर्मभूमि से माँ अहिल्या की जन्मभूमि महाराष्ट्र में पधारे हैं और आपने कल औंढा नागनाथ और परली वैजनाथ आज जाने का निर्णय किया है। हम औंढा और परली को पूजने वाले लोगों के जीवन पर माँ अहिल्या का कितना बड़ा कर्ज है, ये हम आपको बयान नहीं कर सकते। इन दोनों मंदिरों का जीर्णोद्धार माँ अहिल्या ने किया था। मैं आपके आगमन पर बहुत गदगद हूँ। कल शाम में जब हम आपको अगवानी करने वहाँ गए थे तो आपने ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम जी को कहा कि मैं यहाँ समाज का दर्शन करने आया हूँ। इस समाज के विराट दर्शन को करते हुए आपने समाज का मार्गदर्शन किया। और आपकी वाणी के बारे में कहूँ तो ऐतरीय ब्राह्मण में एक संज्ञा आती है, वाग वय समुद्र। वाणी समुद्र के तरह है, वो कभी क्षीण नहीं होती। और आपकी वाणी का दर्शन करके मुझे लगता है कि आपकी वाणी समुद्र की भांति विशाल है। आपकी वाक्पटुता, आपका विचार दर्शन, आपका विचार वैभव, ये सभी वंदनीय है। मैं आपके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करता हूँ। आज के सम्मान मूर्ति जिनके जीवन कार्य को हमने यहाँ देखा, उनकी स्मृतियों को यहाँ संजोया, उनके जीवन में गुरु की भक्ति कितनी महती भूमिका रखती है वो हमने देखा। अद्वैतवाद उनके जीवन में इतना रचा बसा है कि एक बात आप सभी के दृष्टि से छूट गई होगी। इन्होंने अपने बच्चों के नाम अपने वक्तव्य में बताए थे, वेदांत, वेदिका और वेदश्री। डॉक्टर के व्यवसाय में होते हुए भी आप अध्यात्म में इतने रचे बसे हैं। अध्यात्म आपको शक्तिमान करता है, आपको शक्ति प्रदान करता है। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा द्योतक हमें यहाँ लगता है। और आप यहाँ पर आए,
अपने जीवन के कुछ क्षण हमारे साथ साझा किए। आपका मित्र परिवार यहाँ आया, आपका परिवार यहाँ आया और सभी ने आपके इस गौरव को अपने मानस पटल पर अंकित ही किया और आपने विनम्रतापूर्वक इस सम्मान का स्वीकार किया। मैं अंतःकरण पूर्वक आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपको देख कर के यह उक्ति सार्थ होती है कि विद्या विनयेन शोभते। आप में जितना विनय का भाव है, आपका नाम भी चरितार्थ होता है कि आपके सुशील स्वभाव को देख कर के हम सभी यहाँ पर आलोकित हैं। और यह पुरस्कार इन 24 वर्षों में अलग अलग व्यक्तित्वों को सम्मानित करते हुए स्वयं गौरवान्वित हो रहा है, स्वयं प्रतिष्ठित हो रहा है और उस कड़ी में आज आप सम्मिलित हुए, यह हम सभी का अहोभाग्य है। आज के इस कार्यक्रम के लिए जो मुख्य प्रवेश द्वार पर रंगावली बनाई गई, उसके लिए ममता जी सोनी एवं अर्चना जी सारड़ा, इनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा। आज यहाँ वक्ताओं के और अतिथियों के परिचय के लिए पायल जी जाजू, डॉक्टर श्रेया जी चांडक तथा स्मितल जी कोटेचा, इनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। सम्मान पत्र का वाचन करने के लिए मेरे भाई सीए श्याम जी धूत, इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। अक्षदा मंगल कार्यालय, जिसने यह सभागार इस कार्यक्रम की आभा और गरिमा को बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराया, उनका पूरा संचालन समूह जो यहाँ पर उपस्थित है, उनके सभी सदस्यों को यह विस्तीर्ण सभागार उपलब्ध कराने के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में सब वक्ताओं के विचार हम तक सुश्राव्य पहुँचाने के लिए जो ध्वनि व्यवस्था में कल रात से लीन हैं, हम सभी के स्नेही आबा टाकलकर, उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा इतनी उत्कृष्ट ध्वनि व्यवस्था के लिए कि हमारी बातें सही सही आप तक पहुंची हैं। कार्यक्रम के मुद्रण के लिए वर्मा ग्राफिक्स तथा महेश ऑफसेट ने जो परिश्रम लिए, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। छाया चित्रण के लिए भूमेश फोटोग्राफी और उनके सारे समूह के सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम की मंगल क्षणिकाएँ हम सभी के जीवन भर में स्मृतियों में संचित करने का काम वे कर रहे हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु जो समय समय पर कार्यक्रम की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को दे रहे हैं और तथा आज के कार्यक्रम का इतिवृत्त भी वे कल प्रकाशित करेंगे, इसी कार्यक्रम के इसी भावना के लिए अग्रिम आभार उनको मैं देता हूं। कार्यक्रम का सूत्र संचालन डॉक्टर आरजू सोनी एवं सो पूजा जी गगराणी बड़ी सुश्राव्य और मधुर वाणी में कर रही हैं, उन दोनों का भी मैं अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। अंत में विश्व का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन भार है आभार का, और तराजू में यहाँ न्यायमूर्ति विराजमान है। तराजू में जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे होता है और जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर होता है। और यहाँ पर सभागार में जो बड़ी संख्या में मातृशक्ति, समाज की सज्जन शक्ति और समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, ये श्रोताओं की ऊर्जा, यह आपके स्नेह की ऊष्मा, यह आपका उल्लास, यह आपका उत्साह, यह आपकी उत्कटता हम सभी को बांधे रखती है। साल भर हम इस क्षण का इंतज़ार करते हैं कि समाज के व्यापक दर्शन हम इस मौके पर कर सकें। आप सभी ने अपने जीवन के कीमती समय इस आयोजन में दिए हैं, इसलिए सभी श्रोताओं का अंतःकरणपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और ट्रस्ट के जितने कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ज्ञात अज्ञात हमारे युवा मित्र जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पाँव में भिंगरी लगा करके, भौंरे लगा करके घूम रहे हैं, उन सभी का साधुवाद देता हूँ। एक आह्वान मात्र काम का हो जाता है और वह काम कितनी जल्दी हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। उन सभी मेरे मित्रों का और सहकारियों का मैं ऋण निर्देश करूँगा और आपके ऋण में हमेशा रहने का मैं वचन देता हूँ। अंत में शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता से इस धन्यवाद प्रस्ताव का अंत करूँगा। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते, दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई, दो स्नेह शब्द मिल गए मिली, नवस्फूर्ति थकावट दूर हुई, पथ के पहचाने छूट गए, पथ के पहचाने छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद, जिससे पथ पर स्नेह मिला,
उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। तथा एक दो सूचनाएं आप सभी के सम्मुख साझा करना चाहूँगा। जो भी अतिथिगण बाहर गांव से पधारे हैं वे कृपया सुस्वादु भोजन का लाभ लेकर ही जाएं। तथा आगामी 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति दिन के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन IMA हॉल में 17 तारीख को शाम 5 बजे किया गया है। आप उस कार्यक्रम में भी श्रवण संस्कार ग्रहण करें। धन्यवाद। बहुत ही अमूल्य समय आपने हमें दिया है, बहुत ही अमूल्य समय आपने हमें दिया है। ये कार्य हमें सौंपकर विश्वास हम पर किया है। मानव सेवा करना ही मनुष्य जीवन का आधार। इस कार्यक्रम के समापन को करें आप स्वीकार, करें आप स्वीकार। आपके समक्ष अभी डॉक्टर राठी जी के अंडर ग्रेजुएट क्लासमेट्स उनके साथ उनका सत्कार और स्वागत करने के लिए आपके समक्ष है, मंच पर है। आप सभी का पुनश्च धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महेश।